हेलो दोस्तों, मैं हितेश जादव सर हिस्ट्री। आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ऑफिशियल एमक्यू एकेडमी पर। और हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे थे अपना न्यू यूपी पुलिस गारंटी बैच, जिसमें हम आप लोगों को सुविधा देते हैं फीस सिलेक्शन के बाद। दोस्तों, हम लोगों ने हिस्ट्री का टॉपिक इसके अंतर्गत स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंदर हम लोग हमारा स्टोन एरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। और इसी तर्ज पर अपन लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है आर्य सभ्यता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं आर्य सभ्यता। हाँ जी, तो टॉपिक का नाम है आर्य सभ्यता। ठीक है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आर्य सभ्यता। आइए आर्य सभ्यता के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भाई अपना प्रॉमिस रहता है कि हम टॉपिक को स्टार्ट कराएंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो लेवल से, जहां से आप लोगों को एक को टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, दो शब्द हैं, एक का नाम है आर्य और एक का नाम है सभ्यता। तो आर्य शब्द जो होता है ना, उसका अर्थ होता है पवित्र या श्रेष्ठ, और सभ्यता का अर्थ होता है जीवन शैली। अर्थात आर्य सभ्यता शब्द का अर्थ हो गया पवित्र लोगों की जीवन शैली। पवित्र लोगों की जीवन शैली। हाँ भाई, पवित्र लोगों की जीवन शैली। अब क्या पवित्रता होती है, क्या उसकी जीवन शैली है, पूरा मामला डिटेल से अपन लोग टॉपिक के अगले हिस्से में जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अधिकांश यूरोपियन विद्वान, ज्यादातर यूरोपियन विद्वान, जैसे गार्डन चाइल्ड है, जैसे व्हीलर है, और भी ऐसे कई विद्वान हैं, जो कि आर्य एक जाति का नाम बताते हैं, एक कास्ट का नाम बताते हैं कि आर्य जो है एक जाति का नाम है। और इस जाति के लोगों की मेंटेलिटी थी, कि मानसिकता थी कि ये अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए इन लोगों ने अपनी कास्ट का नाम आर्य रख लिया, जिसका अर्थ होता है पवित्र या श्रेष्ठ। तो आर्य लोगों की जो जाति थी वो इंडिया के बाहर से आई थी, ये इंडियंस नहीं है। आर्य लोग मूल भारतीय नहीं है, ये भारत के बाहर से आए हैं। अब भारत के बाहर कहां से आए हैं? भारत के बाहर तो बहुत बड़ी दुनिया है भाई, 240 कंट्रियों में से एक भारत को रख लो, बाकी तो सब विदेशी हैं। तो कहां से आए थे आर्यंस? तो आइए भाई टॉपिक के पहले हिस्से में जानते हैं, जिसका नाम है आर्यों का मूल स्थान। क्या नाम है भाई आर्यों का मूल स्थान? तो आइए देखते हैं आर्यों के मूल स्थान में, आर्यों का मूल स्थान यानी कि ये कहां से आए थे, क्या बताया गया है। देखते हैं भाई, पहला नाम, देखो भाई, एक विद्वान हुए जिनका नाम था, क्रांतिकारी भी थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक वैसे तो देखो एक क्रांतिकारी भी थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने भाई एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। हाँ भाई, इनकी पुस्तक का नाम क्या था भाई? द आर्किटेक्ट होम्स ऑफ आर्यंस। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र से बताया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में किसको बताया है मूल स्थान आर्यों का? आर्कटिक क्षेत्र से आर्यों का मूल स्थान बताया है। ठीक है भैया, ये इनका मत है। दूसरा मत है दयानंद सरस्वती का। नहीं दिख रही? अलग अलग रंग से लिख लेते हैं।
हाँ भाई, तो जो दूसरा मत है उस दूसरे मत में सबसे पहला नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था भाई? और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में आर्यों का मूल स्थान कहां बताया है भैया? तिब्बत। आर्य लोग मुख्य रूप से कहां के थे? इस पुस्तक के अनुसार आर्य लोग मुख्य रूप से तिब्बत के थे। ठीक है भैया। तीसरा मत है, तीसरा मत आता है जो उसका नाम है जी प्रोफेसर गाइल्स। और प्रोफेसर गाइल्स का कहना है कि आर्य लोग जो थे वो मूल रूप से यूरोप के हंगरी से थे। कहां थे भैया? यूरोप के, यूरोप में हंगरी नाम का एक स्थान पड़ता है। आर्य लोग मुख्य रूप से यहां के थे। ठीक भाई। चौथा मत आता है, चौथा मत आता है गंगानाथ झा का। और गंगानाथ झा कहते हैं आर्यों का मूल स्थान कहां से था भाई? आर्यों का मूल स्थान था ब्रह्म ऋषि प्रदेश से। कौन से प्रदेश से था भाई? ब्रह्म ऋषि प्रदेश से। तो ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश का मतलब होता है भारत का मध्य भाग। आज की तारीख में कह दो लगभग मध्य प्रदेश वाले एरिया से ही आर्यों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इनका मानना है। और अगला मत आता है भाई, अगला मत आता है भाई मैक्स मूलर का। नहीं दिख रहा रंग के? बैक ले लेते हैं फिर से कोई, है ना भाई? तो अगला आता है मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर कहता है कि आर्य लोग कहां से आए थे भाई? तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे आर्य लोग? मध्य, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में एक जगह पड़ती है एशिया माइनर के पास, बोग जकोई। तो बोग जकोई नाम के स्थान में मूल रूप से यहां पर आए थे। इन्होंने ये तर्क दिया है कि ईसा पूर्व 2000 का बोग जकोई एशिया माइनर में एक शिलालेख मिला है जहां पर आर्यों द्वारा इंद्र, मित्र और नाथसे नाम के देवी देवताओं की पूजा करने का उल्लेख लिखा हुआ है। तो आर्य लोग भारत में आने से पहले यहां एशिया माइनर बोग जकोई में उनके साक्ष्य हैं। और उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने का उल्लेख है जिनमें वो भारत में पूजा करते थे, जिन देवी देवताओं की। तो संभवतः भाई भारत के आर्यों का मूल स्थान एशिया माइनर यानी कि बोग जकोई यानी कि मध्य एशिया था। ठीक है भाई। तो ये आर्यों के 5 महत्वपूर्ण उत्पत्ति स्थल स्रोत हैं जिनमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मैक्स मूलर का मत माना जाता है। तो पेपर में आपसे जिसका नाम से पूछा जाए आप वो बताओ, लेकिन किसी का भी नाम नहीं बता करके और फिर उत्तर पूछा जाए तो सर्वमान्य मत आता है भैया मध्य एशिया। तो ध्यान रखना, तिलक ने क्या बोला था? आर्कटिक क्षेत्र। दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत बताया। प्रोफेसर गाइल्स ने यूरोप हंगरी। गंगानाथ झा ने ब्रह्मऋषि प्रदेश। और मैक्स पूलर ने मध्य एशिया बोगजकोई क्षेत्र बताया था आर्यों का उत्पत्ति क्षेत्र। ठीक है भाई, आया समझ में? आइए इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। चले भाई आगे, इसको अपन लोगों को मिटाना पड़ेगा। हाँ जी। तो अगले जो टॉपिक का नाम है आर्य सभ्यता में, उसका नाम है जी आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता के 2 भाग हैं भाई। हाँ भाई, आर्य सभ्यता 2 भागों में विभाजित है। एक काल के अनुसार वैदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल।
एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है भैया, एक वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। आर्य सभ्यता दो भागों में विभाजित है। आर्य जब भारत में आए, जब नए नए थे तो सब लोगों को यहाँ पर स्थापित होने में थोड़ा दिक्कतें आई, लेकिन जब यहाँ स्थापित हो गई तो उनकी विचारधारा में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया। आओ देखते हैं क्या क्या था। तो भैया काल के अनुसार दो भाग और अब समय के अनुसार दो भाग। तो भैया वैदिक काल किसको बोलते हैं? ईसा पूर्व 1500 से और ईसा पूर्व 1000 का जो समय है उसको कह देते हैं जी वैदिक काल। क्या कह देते हैं उसको? वैदिक काल। ठीक इसी प्रकार से ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का जो समय है उसे कह देते हैं जी उत्तर वैदिक काल। क्या कह देते हैं उसको? उसको कह देते हैं जी उत्तर वैदिक काल। अगर बात करते हैं चार वेदों में से, वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की। क्यों? कौन से वेद की? वैदिक काल में सिर्फ एक वेद लिखा गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बाकी की तीनों वेद लिखे गए थे। कौन कौन से बाकी की तीनों वेद? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है भैया। अच्छा याद रखना भाई, वैदिक काल के आर्यों का प्रमुख देवता कौन सा था? तो वैदिक काल में जो आर्य थे वो सबसे ज्यादा इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और वो प्रजापति प्रजापति नामक देवता की पूजा करने लग गए। ठीक है भैया। आगे अगर बात करते हैं वैदिक कालीन आर्य जो थे, यह वैदिक काल में मुख्य रूप से कौन सा काम करते थे? व्यापार, कृषि, पशुपालन क्या करते थे? तो वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख कार्य था पशुपालन, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका प्रमुख काम क्या हो गया था? कृषि। क्या हो गया था प्रमुख काम? कृषि। क्योंकि कृषि से कृषि पशुपालन दोनों हो सकते हैं, पशुपालन से सिर्फ पशुपालन होगा, खेती का मैटर नहीं हो सकता। तो अब क्या होता है भाई, इन्होंने उत्तर मतलब आने के बाद कुछ समय बाद इनकी प्रमुख फसल जो थी, मुख्य रूप से ये कौन सी फसल का उत्पादन करते थे? तो वैदिक काल में ये सबसे ज्यादा यव यानी कि जौ का उत्पादन करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये लोग गेहूं और चावल को प्रमुख रूप से अपने खाद्यान्न के रूप में अपनाने लग गए थे। ठीक है भैया, ये फसल की बात होती है भाई। इसके अलावा याद है वैदिक कालीन आर्य जो थे वो राजा की नियुक्ति, राजा जो होता था वो वैदिक काल में जनता द्वारा चुना जाता था, जनता द्वारा चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा कैसा हो गया था? वंशानुगत। राजा कैसा हो गया था? उत्तर वैदिक काल में भैया राजा हो गया था वंशानुगत हो गया था राजा। ठीक है भैया, याद रहे भाई। इसके बाद वैदिक काल जो होता है, उस वैदिक काल के अंतर्गत यहां जो नदी थी वह वैदिक काल में सरस्वती को पवित्र माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना, गंगा और यमुना आर्यों की प्रमुख पवित्र नदी बन गई थी। ठीक है भैया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जैसे ऋग्वेद का 10वां मंडल है और उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। उसमें ब्रह्मा के द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख दिया गया है कि ब्रह्मा के द्वारा मुख से ब्राह्मण निकाले गए, भुजाओं से क्षत्रिय निकाले गए, उदर जंघाओं से वणिक बनिया वैश्य निकाले गए और शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई थी। ठीक है भैया। सभी लोगों के कर्म बांट दिए गए कि जो भी वर्ण, जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्या करेगा? ब्राह्मण कहलाएगा। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम मजबूत है और समाज की रक्षा कर सकता है छत्र बनकर,
लड़कर के, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करके अर्थव्यवस्था को चलाने में सहयोग करेगा वो वणिक यानी कि वैश्य कहलाएगा। और जो लोग सामान्य सामान्य काम करेंगे जिनमें ज्यादातर शरीर की मेहनत होती है, जैसे खेती, पशुपालन, टाक वाला काम, चमड़े वाला काम, कोई भी काम हो जो हाथ से करा जाता है, जिसमें मेहनत निकलती है, जिसमें पसीने आते हैं शरीर पे, वो शूद्र होंगे। कौन होंगे वो शूद्र होंगे। क्या सबसे बेस्ट शूद्र है भाई? हर चीज में कंपैरिजन क्यों? शूद्र बेस्ट है का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इक्वलेंसी। ब्राह्मण भी श्रेष्ठ, क्षत्रिय भी श्रेष्ठ, वैश्य भी श्रेष्ठ, शूद्र भी श्रेष्ठ। क्योंकि हम लोग हाथ की 5 उंगली, अंगूठा सहित 5 उंगली, इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बता के 4 को नीचा दिखा दें, और मान लो बाई चांस वो 4 उंगली हमारा साथ छोड़ दें, एक ही उंगली रह जाएगी, उससे क्या कर लोगे? लेकिन ये जो 5 उंगली है ना, जब ये मिलती हैं भाई, तो इतना मजबूत स्तंभ बनाती हैं कि तख्ता पलट कर सकती हैं। किया भी है, इतिहास को अपन लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए कोई निम्न नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब लोग समान है। बाकी का देखो ऐसा है, सब अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं या पीछे हट जाते हैं, वो एक अलग मैटर चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है पैरों से। और शूद्र का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको ऊपर वाले तीनों वर्णों का काम बताया, तो शूद्रों का भी काम बताया। तो इस हिसाब से भाई भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग या सबसे बड़ा वर्ग वेदों के अनुसार शूद्र वर्ग में आता है। ठीक है भैया। खैर आगे, वैदिक काल में ये फ्लेक्सिबिलिटी थी, वैदिक काल में, कि जो व्यक्ति जो काम करेगा वो वाला वर्ण दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्राह्मण का पुत्र असंतुष्ट है यज्ञ हवन पूजा पाठ से, ज्ञान लेने और देने से, वो तो चाहता है कि जी मैं तो सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करूंगा, तो पिता भले ब्राह्मण हो, पर ऋग्वेद का नियम बोलता है कि उसका पुत्र क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय का बेटा ये सोचता है कि जी मैं तो बिजनेस करूंगा, पैसे वाला बन करके आराम से बढ़िया लाइफ जीऊंगा, तो पुत्र वाली पिता वाली क्षत्रिय हो, पुत्र वैश्य कहलाएगा। और भैया पुत्र को ये लगता है, पुत्र के पुत्र को, कि ये बिजनेस फिजनेस फलाना ढिकाना से बढ़ करके मैं तो कोई भैया अपना कोई हाथ का काम सीख लेता हूं, ज्यादा दिमाग मुझे फालतू लगाया नहीं जाता। तो खेती करने लग गया, पशुपालन सीख लिया, मिट्टी के बर्तन बनाना चालू कर दिया, चमड़े का काम करना शुरू कर दिया, साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया, और बहुत सारा कोई मैटर, अनेक काम, उनको कहेंगे शूद्र कहेंगे। ठीक है भाई। तो कर्म के अनुसार वर्ण था वैदिक काल में, जन्म के अनुसार वर्ण बन गया उत्तर वैदिक काल में। ये हो गया भैया कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म के आधार पर। मतलब अगर ब्राह्मण का पुत्र सेना में काम कर रहा है वो तो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय का पुत्र व्यापार कर रहा है तो भी वो क्षत्रिय ही है, वैश्य की संतान अगर लगी पड़ी है सेवा कार्यों में, चतुर्वर्ण की कामों में लगी पड़ी है, फिर भी वो वैश्य ही कहलाएंगी। शूद्रों के बालक भले ही शिक्षण कार्य में है, भले ही सेना में है, भले ही व्यापार बिजनेस में सहयोग कर रहे हैं, फिर भी वो शूद्र ही कहलाएंगे। मतलब वर्ण व्यवस्था कैसी होगी उत्तर वैदिक काल में? जन्म पर आधारित, जो कि वैदिक काल में कैसी थी? कर्म पर आधारित। इससे पता चलता है कि वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते कट्टरता बढ़ गई थी, कट्टरता, दृढ़ता, दिमाग का यूज कम। मतलब अब आती है जी विदुषियां। विदुषियों का मतलब क्या होता है भाई? महिला विद्वान। विदुषियों का मतलब क्या होता है? महिला विद्वान। जब पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता था,
अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के बारे में ऊट पटांग बातें लिखी गई हैं। उस दौर में भी हमारे भारत की महिलाएं एजुकेशन लेती थी, और सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक वेदों में महिलाओं ने श्लोकों की, मंत्रों की रचना करके हेल्प करी थी। जैसे ऋग्वेद की रचना करने में हेल्प करने वाली वैदिक कालीन विदुषी यानी कि महिला विद्वान कौन कौन सी थी? तो अपाला, होशा, लोपामुद्रा, सिकता, विश्वारा, विश्वारा। ठीक है भैया। और उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला कौन कौन सी भाई? कात्यायनी, मैत्रेय और गार्गी। कात्यायनी, मैत्रेय और गार्गी। ठीक है भाई। तो ये वैदिक कालीन प्रमुख महिला थी, ये उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। ये वही गार्गी है जिसके नाम पर आज गार्गी पुरस्कार संचालित होता है। ठीक है भैया। शिक्षित महिला थी उस दौर की। क्या? अरे वो तो समझ जाओ यार, मार्कर थोड़ा सा आगे घिस जाता है, क्या जा रहा है? गार्गी, गार्गी। ठीक है भाई। तो ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का अंतर है। काल, समय, वेद, देवता, कार्य, फसल, राजा, नदी, वर्ण व्यवस्था और विदुषियों के माध्यम से उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बीच का अंतर देख लो भाई 1 मिनट के लिए तुरंत, और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी। तो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आपको इतना टाइम भी दे देते हैं कि आप साथ साथ उतारते चलो, है ना। बाद के लिए काम छोड़ोगे तो अटक जाओगे, इसलिए एक्टिव रखो भाई माइंड को, आंखों को और हाथों को भी। और फटाफट से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 100% आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें। वालों को राइटिंग वाइटिंग सब समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बड़े हरामी हो बेटा। ठीक है भाई। हाँ भाई। तो आर्य सभ्यता का अगला हिस्सा है चार वेदों का वर्णन। तो हम लोग पहला वेद स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऋग्वेद। हाँ भाई, पहले वेद का क्या नाम है? तो अभी हम लोग ऋग्वेद का वर्णन स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वही बिल्कुल 0 पॉइंट से। देखो ऋग्वेद में दो शब्द हैं, एक का नाम ऋग और एक का नाम वेद। तो ऋग का अर्थ होता है गान, और वेद शब्द जो होता है वो विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अक्षय। जिसका अर्थ क्या होता है? अक्षय, अर्थात ज्ञान के कभी ना समाप्त होने वाले भंडार को गाकर संबोधित करना। वंस मोर भाई, एक बार फिर से, ज्ञान के कभी ना समाप्त होने वाले भंडार को गाकर संबोधित करना ऋग्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ऋग्वेद कहलाता है। आगे, चारों वेदों में यह है ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख और भारोपीय भाषा। कौन सी भाषा? भारोपीय भाषा, मतलब भारत और यूरोप की संयुक्त भाषा। और देवनागरी लिपि यानी कि संस्कृत, देवनागरी लिपि में लिखा है। कौन सी लिपि में? भारोपीय भाषा और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भैया ऋग्वेद। और याद रखना भाई, ऋग्वेद एक महापुस्तक है, बहुत बड़ी किताब है भाई। और ऋग्वेद में है 10 मंडल। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल, 1028 सूक्त या ऋचा जिसको कहते हैं वो, और 10,552 मंत्र। कुछ किताब 10,462 मानती हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी 10,600 मानती है, पर मुख्य रूप से भाई यूनिक माना जाता है जो,
वो माना जाता है 10,552 मंत्र। तो ऋग्वेद में भैया इतने मंडल हैं, इतने सूक्त और ऋचा हैं और इतने मंत्र हैं। और याद रखना ऋग्वेद को माना जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय मंडल मतलब होता है ऋग्वेद के अंतर्गत 10 बड़ी बड़ी पुस्तकों को मिलाकर एक महाबड़ी पुस्तक बनाई गई है। तो एक पुस्तक एक मंडल, दो पुस्तक दो मंडल, तीन पुस्तक तीन मंडल, तो 10 पुस्तक 10 मंडल। ठीक है भाई। और 10 पुस्तकन से मिलकर तो फिर एक बड़ी पुस्तक बनेगी भाई। तो उसमें टोटल 1028 सूक्त हैं, यानी कि चैप्टर हैं, लेसन हैं, और 10,552 उसके अंतर्गत मंत्र हैं। पन्ना पन्ने का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन मंत्र इतने हैं, तुम तो ये याद रखना, बता देंगे। ठीक है भाई। अब देखो ऋग्वेद जो होता है इसको अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, भगवानों के द्वारा लिखा हुआ है ऋग्वेद। पर ऐसा कुछ नहीं है, मेन मामला ये है कि ऋग्वेद जो होता है भाई उसे अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है कि लिखा तो उसको इंसान ने, पर ज्ञान उसका भगवान के जैसा श्रेष्ठ ज्ञान है भाई। आम इंसान की सोच और ज्ञान से बढ़कर के ज्ञान है वेदों में भाई। तो ऋग्वेद के वास्तविक रूप से रचना जो थी 10 मंडलों की, वो अलग अलग 10 विद्वानों ने की थी। तो ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना किस किसने करी थी भाई, आओ देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का पहला मंडल किसने लिखा था भाई, मधुछंदा। किसने लिखा था ऋग्वेद का प्रथम मंडल, मधुछंदा ने। ऋषि का नाम है, विद्वान का नाम है, उसी ने ऋग्वेद का पहला मंडल लिखा था। ऋषि पुरुष। अच्छा, ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना किसने करी थी भाई, ग्रत समद ने। किसने करी, ग्रत समद किसने करी भाई, ग्रत समद। तीसरे मंडल की रचना किसने करी, विश्वामित्र ने। चौथे की किसने करी, वामदेव ने। पांचवे की किसने करी, अत्रि ने। छठवें की किसने की, भारद्वाज ने। सातवें की किसने की, वशिष्ठ ने। आठवें की किसने की, आंगीरस ने, ऋषि का नाम है। नौवीं की किसने की, अंगीरा और पवमान। और 10वें की किसने की भाई, तो महासूक्ति है। कौन कौन से, हाँ अलग अलग नाम है, अंगीरा और पवमान। हाँ तो क्या हुआ, तो नहीं नहीं वो अलग है, ये अलग है। हाँ जी। तो मधुछंदा ने पहले मंडल की रचना करी, दूसरे की ग्रत्समत, तीसरे की विश्वामित्र, चौथे की वामदेव, पांचवे की अत्रि, छठवें की भारद्वाज, सातवें की वशिष्ठ, आठवें की आंगिरस, नौवें की अंगीरा और पवमान, और 10वें की महासूक्तिय। 10वें की महासूक्तिय। ठीक है भाई। देखो भाई, तो ये हो जाते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल और उनके रचनाकार। तो 10वें मंडल में से दूसरे से 7वां मंडल तो सर्वाधिक प्राचीन है। क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। और बाकी के जो मंडल हैं वो नवीन है, बाद में वो लिखे गए थे। 1, 8, 9, 10 ये नवीन है, ये प्राचीन है ऊपर वाले। ठीक है। अब एक एक करके इन मंडलों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी भाई, बोर्ड पर नजर रहे, पढ़ते समय एक्टिव रहा करो भाई। दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा तो बुद्धि काम नहीं कर पाएगी फिर। ठीक। तो देखो भाई, ऋग्वेद के पहले मंडल में अग्नि देवता का उल्लेख है। कौन से देवता का, और ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला मंत्र ही अग्नि देवता को समर्पित है, यानी कि अग्नि को बड़ा ही श्रेष्ठ देवता ऋग्वेद के अंतर्गत माना गया है। प्रथम मंडल में ही, प्रथम सूक्त में ही, प्रथम मंत्र में ही इसका उल्लेख है। आगे ग्रत और ऋग्वेद के दूसरे मंडल में अग्नि प्लस इंद्र देवता का उल्लेख है। अग्नि और
इंद्र देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र भाई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो गायत्री मंत्र तो गाया होगा स्कूलों में। हाँ तो भाई ये जो गायत्री मंत्र है उसको रचना जो करी थी वो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। और तीसरे मंडल की रचना किसने करी थी? तो विश्वामित्र ने ही लिखा है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। याद रखना गायत्री मंत्र जो है वो सविता को समर्पित था। और सविता का मतलब होता है सूर्य का ऊर्जा स्रोत। सूर्य का ऊर्जा स्रोत। ठीक है भाई। और याद रखना ऋग्वेद के अनुसार सूर्य की पत्नी उषा थी। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य की पत्नी कौन थी? तो ऋग्वेद के अनुसार भाई सूर्य की पत्नी उषा थी। ये हो जाता है ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ऋग्वेद के 4, 5 और 6 मंडलों में विभिन्न देवी देवताओं का उल्लेख है भाई। किसका उल्लेख है? विभिन्न देवी देवता का उल्लेख है। ठीक है भाई। तो भाई ये मैं क्या सुन रहा हूं, कल तुम लोगों ने बॉर्डर मूवी देख ली? पूरी देख ली? सनी देओल इस बार भी मरा कि नहीं मरा? अरे इसका मतलब बॉर्डर 3 भी आने वाली है। बोल दिया ना पाकिस्तानियों को। अरे वाह यार, गजब कर दिया। और ए ए ए ठीक है भाई। तो कोई बात नहीं भाई, जिसके मोबाइल में हो मुझे भी दे देना, मैं भी देख लूंगा। तो देखो भाई, तो ऋग्वेद के 4, 5 और 6 मंडलों में विभिन्न देवी देवताओं का उल्लेख है। तो देवी देवता का चैप्टर तो हम अलग से करेंगे, इसलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल जिसकी रचना वशिष्ठ ने करी थी भाई, उसमें 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है भाई। कौन से युद्ध का? 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य का मतलब होता है भाई 10 राजाओं का युद्ध। किसका युद्ध? तो ये 10 राजाओं का मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझ लो। देखो भाई, जब भारत सर्वप्रथम आर्य आए थे, सर्वप्रथम 5 वंशों के आर्य भारत आए थे। हाँ भाई, आर्य लाइन लगा के जब भारत आ रहे थे तो सबसे पहले कितने वंशों के आर्य भारत आए थे भाई? 5 वंशों के आर्य भारत आए थे। कौन कौन से? अनु, यदु, पुरु, द्रहयु और तुर्वस। हाँ भाई, 5 वंशों के आर्य सर्वप्रथम भारत आए थे। ये 5 वंश कौन कौन से हैं? अनु, यदु, पुरु, द्रयु, तुर्वस। अनु, यदु, पुरु, द्रयु, तुर्वस। अनु, यदु, पुरु, द्रयु, तुर्वस। इन वंशों ने संगठित होकर एक वंश बनाया था महाशक्तिशाली, जिसका नाम था भरतवंश। और इसी महाशक्तिशाली भरतवंश के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा है भाई? भारत पड़ा है। क्या पड़ा है? देश का नाम भारत पड़ा है। तो एक बार भरतवंश के शक्तिशाली राजा का नाम था सुदास। भरतवंश के शक्तिशाली राजा का क्या नाम था? सुदास अपने लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा था। उस समय पर प्रधानमंत्री को कहते थे पुरोहित। तो उसके पास पुरोहित पद के 2 दावेदार थे, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। हाँ भाई, पुरोहित पद के कितने दावेदार थे? 2, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। अब क्या हुआ, सीनियरिटी के हिसाब से तो विश्वामित्र बनना था भाई पुरोहित, और योग्यता के आधार पर जूनियर था, पर योग्यता के आधार पर वशिष्ठ बनना था। सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, जिससे विश्वामित्र भड़क गया और जो युद्ध का कारण बन गया। विश्वामित्र ने क्या किया भाई, सबसे पहले 5 आर्य वंश के राजा इकट्ठे करे और 5 अनार्य वंश के राजा इकट्ठे करे। तो 5 और 5 10, ऐसे करके जब ये 10 राजा बने मिले तो बन गया 10 राजाओं का संघ। और इन 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया
अनार्य राजा मेद और संभल ने, अनार्य राजा मेद और संभल ने भाई इसका नेतृत्व किया। कहा जाता है रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ जिसमें 10 राजाओं की सेना थी 45,000 और सुदास की सेना थी 5,000। 5 वालों ने 45 वालों को हरा दिया। भाई युद्ध में भीड़ मायने नहीं रखती, सैनिक कितना प्रशिक्षित है। देखो जिगरा तो मिल सकता है। देखो हाँ, मैं वही बता रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली क्या, देखो जिगरा वाला मामला भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब सैनिक प्रशिक्षित नहीं है, जिगरा बहुत है, तो गोली तो वो दाग देगा, पर वो प्रशिक्षित नहीं है तो जरूरी थोड़ी है गोली निशाने पे ही लगेगी। दाएं बाएं भटक जाए, और मौका किस्मत कोई बार बार थोड़ी देती है, हो सकता है अगली बार मौका मिले नहीं, अगली बार में तो ये सुलटा दिया जाए। तो इसलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है, और उसी प्रशिक्षण में किसी भी इंसान को करेज वाला, हिम्मत वाला बना देते हैं। ए यार, कई सारे तुम लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं आप में से काफी, कि जिनके घर के लोग या कोई पुरुष या कोई व्यक्ति सेना में किसी ना किसी पद पर है, राइफल दागता है दुश्मनों के ऊपर, या एरोप्लेन फाइटर प्लेन का पायलट है, या नेवी में है, लेकिन उनके पूर्वजों ने समाज में रह के मक्खी भी ढंग से नहीं मारी है कभी, लेकिन सेना में मिसाइल दाग रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, दुश्मनों पे हावी हो रहे हैं, है कि नहीं? अरे फाइटर प्लेन उड़ाने वाला जो होता है ना, पायलट, वो पीसीएम से पढ़ा हुआ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे तुमने कब गुंडागिर्दी करते देखे? ऐसे तो चश्मा लगे रहते हैं इनके नॉर्मली। 99%, कोई भी बात 100% सही नहीं होती। और उनको देखो ट्रेंड करके क्या बना देते हैं, पाकिस्तान में घुस कर ठोक करके आते हैं, पाकिस्तान में घर पे घुस के ठोक करके आते हैं जब भी मौका लगता है, और जब रिटायरमेंट होकर के आते हैं ना, तो फिर वही नॉर्मल से, लड़ाइयों से डरने वाले, पंगों में नहीं फंसने वाले, सड़क के सामने कोई बात विवाद हो गया तो गेट लगा घर के अंदर बैठ गए। अलग अलग मामले होते हैं भाई। प्रशिक्षण ने उनके मन में करेज डेवलप किया, हिम्मत। वो हिम्मत तभी आती है जब वो वर्दी पहनते हैं, उसके बाद फिर वो नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते हैं। और बहुत से टेढ़ी खोपड़ी होते हैं भाई, जो बिना वर्दी के वो बैसे हैं और वर्दी के वो बैसे हैं, तो रिटायरमेंट होके आ जाए तो गांव में मर्डर कर दे में। होती है कि नहीं होती है ऐसी? होती है भाई। वर्दी तो बंदे मेहनत करी, मिल गई, अब रिटायर होके आ गए या छुट्टी पे आए, बहुकांड कर दिए बंदे ने। वो अंतर ही नहीं समझ पाते कि क्या घर है और क्या फोर्स है, दाग दी गोली, ठोक दिया। अपने भारत में से कई कांड हो चुके हैं। आगे तो याद रखना भाई, 5,000 वालों ने 45,000 वालों को हरा दिया। आर्य लोग सबसे पहले सप्त सैंधव एरिया में रहते थे। हाँ भाई, आर्य लोग सबसे पहले कौन से एरिया में रहते थे? सप्त सैंधव एरिया में रहते थे। ठीक है भैया। तो सप्त सैंधव कहते हैं किसको है भाई? तो ध्यान रखना, दिल्ली से पंजाब के मध्य, दिल्ली से पंजाब के मध्य का जो क्षेत्र है उसको ऋग्वेद में सप्त सैंधव कहा गया है, जिसे आज हम लोग दिल्ली हरियाणा पंजाब कहते हैं। उसमें मुख्य नाम आता है सरस्वती नदी का। तो वैदिक काल में सरस्वती नदी को देव नदी कहते थे। सिंधु का नाम तो इंडस बताया गया है। सतलज का नाम ऋग्वेद में शातुद्री बताया गया है। व्यास का नाम विपाशा बताया गया है ऋग्वेद में।
झेलम का नाम वितस्ता बताया गया है। रावी का नाम परुष्णी बताया गया है। रावी का नाम परुष्णी बताया गया है। और चुनाव का नाम अश्विनी या अस्किनी बताया गया है। ठीक है भैया, तो याद रखना कि सप्त सेंदप दिल्ली से पंजाब के मध्य एरिया को कहते थे, जो 7 नदियों का स्थान था। कौन कौन सी 7 नदी? सरस्वती, सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब। तो ऋग्वेद के समय पर या वैदिक काल में सरस्वती को क्या कहते थे? देव नदी। और सिंधु को क्या कहते थे? इंडस। सतलज को क्या कहेंगे? शातुद्री। व्यास को क्या कहेंगे? विपाशा। झेलम को क्या कहेंगे? वितस्ता। रावी को क्या कहेंगे? परुष्णी। और चिनाब को क्या कहेंगे? अश्विनी या अस्किनी। ठीक है भैया, इस युद्ध के बाद आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया और उत्तर भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया। लेकिन बाद में आर्य लोग जो बाहर से आए थे, अनार्य लोग जो मूल भारतीय थे, अगस्त्य ऋषि ने इन दोनों में समझौता करा दिया और इस तरीके से पहली बार पूरा कंट्री देश बन गया भारत। आर्यावर्त, दक्षिणावर्त दोनों मिला के भारतवर्ष। वितस्ता, झेलम का नाम वितस्ता। और याद रखना, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है, 9वें में सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्रह्मा के द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख दिया गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर जंगाओं से वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई थी। ठीक है भैया, आप इनको देखो। उसके बाद चैप्टर के अगले हिस्से पर चलते हैं। इसका नाम है भाई वैदिक कालीन नदियां। रावी को कहते थे परुष्णी। क्या कहते थे रावी को? रावी को परुष्णी कहते थे। ठीक है भाई, तो दोस्तों अभी आप लोग आर्य सभ्यता के टॉपिक को समझिए और बेहतर तरीके से रिपीटेशन करिए। और वीडियोस को आप चाहो तो स्पीड थोड़ा सा कम करके या थोड़ा सा बढ़ाकर अपने हिसाब से, वही 0.25 या तो बढ़ा लो या तो घटा लो, आप देख सकते हो। नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने सुझाव बराबर दिया करो। गुरुजी की स्पीड ज्यादा है या कम है या ठीक है, कमेंट करोगे आप लोग तो हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। आपकी मेहनत इस शिखर तक आप लोगों के पहुंचा देंगे कि आपका आत्मविश्वास खुद हो जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार कोई टाल नहीं सकता। टॉपिक का अगला हिस्सा आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। MQ एकेडमी ऑफिशियल।